नमस्कार मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। शारीरिक शिक्षा के समस्त एग्जामों के लिए आपको 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज करा कर इतना पारंगत कर देंगे कि शारीरिक शिक्षा आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। शारीरिक शिक्षा जो हम अभियान चला रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से आपको सिलेबस को 3 गुना ज्यादा कवर कराया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को उसके चारों ऑप्शन की व्याख्या सहित एलेबरेट किया जाएगा। आपसे केवल यह उम्मीद रहेगी कि लेक्चर में बोले गए शब्दों को आप अक्षरशः कॉपी के अंदर उतार लें। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक लेक्चर से कम 5 से 6 पेज का मटेरियल आएगा और आप एक ही लेक्चर से जब 5 से 6 पेज का मटेरियल देखेंगे तो आप देखेंगे कि शायद किसी भी पुस्तक में आपको इतना नहीं मिल पाएगा। और भले ही आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो एक बार आप इसे आजमा कर देख लें, क्योंकि यह मेरा परखा हुआ तजुर्बा कह रहा है जो आप लोगों के बीच मैं इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ला रहा हूं। तो लाइक कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लो भैया, शेयर कर लो भैया। प्रश्न संख्या 6, चूंकि यह पार्ट 2 है, डिजीज रोग के टॉपिक से लिया गया है। टिटेनी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये क्लियर कीजिएगा, जब हमने इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाला था तो बहुत से लोगों ने टिटनेस रोग के संदर्भ में पूछा कि क्या सर यह टिटनेस रोग है? तो स्पष्ट कीजिएगा, यह टिटनेस रोग नहीं है। टिटेनी अपने आप में एक अलग प्रकार का रोग होता है। अब यह रोग क्या होता है, देखिए, आप दोनों वीडियोस की तरफ देखिए। दोनों वीडियोस को गौर से देखने पर आपको यह पता लग रहा होगा कि दोनों वीडियोस में शरीर की त्वचा, एक में हाथ की, दूसरे में चेहरे की त्वचा सख्त हो गई है, रिजिड हो गई है। यही टिटेनी रोग है। अब टिटेनी रोग, इसको और मैं सरल कर दूं, चूंकि हम पहले यह तो मालूम कर लें कि टिटेनी रोग क्या होता है, उसके बाद हम उसके ऑप्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, टिटेनी रोग, जब हम बात करते हैं शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो पैराथायराइड ग्रंथि नाम की एक ग्रंथि होती है जिसे पराउटू ग्रंथि कहते हैं, गले में पाई जाती है। यह पैराथायराइड जो है एक पैराथार्मोन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। यह पैराथार्मोन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जो साल्ट्स होते हैं, जो लवण होते हैं, खनिज होते हैं, इनकी मात्रा को और इनकी प्रचलन दर को नियंत्रित करता है। क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से आपको बता दूं, शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों में पैराथायराइड नाम की ग्रंथि होती है, गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के चारों तरफ होती है, 4 हिस्सों को होती है, पराउटू ग्रंथि कहते हैं। थायराइड मेन ग्रंथि होती है, उसके 4 कोनों पर एच जैसी अंग्रेजी का अक्षर होता है, चारों कोनों पर यह थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यह पैराथार्मोन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। पैराथार्मोन हार्मोन का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? पैराथार्मोन हार्मोन का उद्देश्य होता है कि शरीर में विभिन्न खनिज लवणों की मात्राओं, परिचालन दर को नियंत्रित किया जाए। तो अब समझिए इस चीज को कि टिटेनी क्यों होता है। कई बार शरीर के अंदर पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाती है, स्रावित नहीं हो पाता है, लेट होता है। तो देखो, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में पैराथार्मोन हार्मोन का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। नाम किसका आ रहा है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से, विटामिन सी से और टार्ट्रिक अम्ल की कमी से। पैराथार्मोन नाम तो कहीं है ही नहीं। तो हमने इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों गाई? तो मैंने ये लंबी चौड़ी रामायण इसलिए गाई है क्योंकि मैंने बार बार इसके अंदर आपको कहा है 3 बार कि पैराथार्मोन हार्मोन का काम क्या होता है? खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करना और उनकी परिचालन मात्रा को नियंत्रित करना। तो देखिए, अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी, क्या कार्बोहाइड्रेट के अंदर का कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमने आम खाया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमने चीनी खाई। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमने भोजन खाया। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ही वसा में बदल जाता है। अब कुछ दूध जैसे पदार्थ जो होते हैं वो सीधा सीधा वसाजन्य स्रोत भी होते हैं, लेकिन जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें 90 से 95% खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अपने आप में C6
H12O6 इसका कार्बनिक सूत्र है, ठीक है, एटॉमिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र है। तो यह खनिज लवण नहीं आता। नंबर बे में आइए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर 40 से ज्यादा अनिवार्य खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, वैसे 100 से ज्यादा चाहिए। उनमें से एक खनिज लवण ऐसा होता है जो सारे खनिज लवणों की कुल मात्रा का 40% चाहिए होता है। एक खनिज लवण ऐसा होता है जो बच्चे के जन्म के साथ ही उसको सबसे ज्यादा चाहिए होता है। एक खनिज लवण ऐसा होता है जो दूध से सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है, और वह होता है कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम की एक विशेषता होती है। आप लोगों ने कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है? आप लोगों के जब चोट लग जाती है, प्लास्टर बनता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है? वो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट जैसा एक उदाहरण है। देखिए कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर मजबूती बढ़ाने का काम करता है। मतलब हम हड्डियों को टाइटनेस या हड्डियां जो मजबूती होती है ना, ये कैल्शियम की वजह से होती है। अब इसके साथ दूसरा शब्द आया है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की चयापचय क्रियाएं होती है। चयापचय क्रियाएं, देखिए आपने एक शब्द सुना होगा, कैलोरी अंदर लेना, कैलोरी बाहर निकालना। कैलोरी अंदर लेना, भोजन की ऊर्जा से जो ऊर्जा हम अंदर लेते हैं उसे कैलोरी इंटेक कहते हैं। उसी ऊर्जा को दौड़कर भागकर जलाते हैं तो उसे कैलोरी जलाना कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, दो तरह की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कुछ में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कुछ में ये शरीर से ऊर्जा खर्च करते हैं। कभी आपको अलग से मैं इसका मेटाबॉलिज्म का पूरा टॉपिक समझाऊंगा। विटामिन सी, ऑप्शन से आ गया। विटामिन सी किसकी कमी से? तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी कच्चे फलों से, कच्चे खट्टे फलों से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और टार्ट्रिक अम्ल भी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, लेकिन नींबू से सर्वाधिक मात्रा में टार्ट्रिक और सिट्रिक अम्ल जो है हमें प्राप्त होता है। तो प्रश्न आता है कि किसकी कमी से हो जाता है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, टेटनी जो रोग है वो पैराथार्मोन की कमी से होता है। पैराथार्मोन हार्मोन क्या काम करता है? वह खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित और उन्हें परिचालित करने का काम करता है। इन चारों ऑप्शन में से खनिज लवण कौन सा है? केवल एक, कैल्शियम। बाकी विटामिन है, एक टार्ट्रिक एसिड है, एक कार्बोहाइड्रेट पोषण का अपने आप में अलग यौगिक है। खनिज लवण इनमें से एक ही है, कैल्शियम। अब इस रोग में क्या होता है? देखिए शरीर के अंदर 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशियां, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मांसपेशी। अब वॉलंटरी मसल्स जो होती है वो हमारी स्केलेटल मसल्स कहलाती है, कंकालीय मांसपेशियां कहलाती है। शरीर की 80 से 90% मांसपेशियां कंकालीय हैं। कंकालीय जो कंकाल के साथ जुड़ी हो। ऐच्छिक, उन्हें ही ऐच्छिक कहते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, जैसे बाइसेप्स, जैसे ट्राइसेप्स, जैसे गर्दन की स्टर्नोमेटॉइड, जैसे जबड़े की मसेटर, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, चबाना या हाथ को इस तरह से करना। अब यह ऐच्छिक मांसपेशियों का गुण होता है, हमारी इच्छा से काम करती है। पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से क्या होता है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है उसकी दर कम हो जाती है, जिससे टिटनी नाम का रोग हो जाता है। टिटनी रोग के अंदर क्या होता है? ऐच्छिक मांसपेशियों के अंदर अनैच्छिक गुण आ जाते हैं। मतलब अनैच्छिक गुण किसको कहते हैं? जैसे हृदय का धड़कना, आप नियंत्रित कर सकते हो कि हृदय की धड़कन को बंद करके बता दो? नहीं कर सकते। जैसे पलक का झपकना, जैसे श्वसन का चलना, जैसे आमाशय का भोजन को गठर रस में परिवर्तित करना, इन्हें हम रोक नहीं सकते। तो यही लक्षण ऐच्छिक मांसपेशियों में आ जाते हैं। अब टिटनी रोग में क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो कठोर होना शुरू हो जाता है। कठोर होता है तो इसे मसल क्रैम्प, बांटा आना भी कह देते हैं, या बांटे के साथ साथ इसे त्वचा का जम जाना भी कह देते हैं। तो टिटनी रोग के अंदर हमारी मांसपेशियां बहुत ज्यादा स्टिफ्ट हो जाती है, जकड़ जाती है, जिसे देसी भाषा में बांटा कहा जाता है, जिसे क्रैम्प भी कहा जाता है। और कई बार क्या होता है, गले के आसपास अगर यह हो जाती है तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है। यह टिटनी रोग होता है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की कमी से होता है। लेकिन याद रखिएगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से। तो प्रश्न इस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। सभी किताबों में आपको टिटनी रोग का कारण पैराथार्मोन हार्मोन की कमी मिलेगा। यहां हमने प्रश्न को जटिल कर दिया, आपको पैराथार्मोन हार्मोन नहीं मिला, आपको यहां पर पैराथार्मोन हार्मोन का काम क्या है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रुक गया तो टिटनी रोग हो गया, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रुक गया तो क्या हुआ? कैल्शियम जमने लग गया, जिससे मांसपेशियां उस जगह की कठोर हो गई, स्टिफ्ट हो गई, इसे टिटनी रोग कहा जाता है। सही उत्तर है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। खेल प्रशिक्षण की यूनिट से लिया गया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, क्रॉस कंट्री दौड़ का परिवर्धित रूप क्या है?
तो देखिए यहाँ बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं। सभी जानते हैं क्रॉस कंट्री कम से कम 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक की हो सकती है। 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री को आइडेंटिकल माना जाता है। परिवर्धित रूप की बात करिए, मॉडिफाइड रूप की बात करिए कि मॉडिफाइड रूप क्या होता है, तो देखिए इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में इसने दिया है 50 किलोमीटर पैदल चाल, उसके बाद इसने दिया है 20 किलोमीटर वॉक, उसके बाद दिया है साइकिल रेस, और उसके बाद दिया है फार्टलैक ट्रेनिंग। अब देखिए 50 किलोमीटर पैदल चाल, चूंकि क्रॉस कंट्री जो रेस होती है, क्रॉस कंट्री जो दौड़ होती है, अभी हमने बात करी कि क्रॉस कंट्री दौड़ की आइडेंटिकल जो दूरी होती है वह कितनी होती है, लगभग 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक। तो ये तो हम यहीं पर ही खारिज कर देते हैं, क्योंकि पैदल चाल जो यहाँ पर दी हुई है 50 किलोमीटर पैदल चाल दी हुई है, और 50 किलोमीटर पैदल चाल का कहीं भी सीधा सीधा रिलेशन 20 किलोमीटर के साथ निकल कर नहीं आ रहा। इसका मतलब पहला प्रश्न जो है, प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है यह गलत है। ओके, दूसरा आइए 20 किलोमीटर वॉक, यहाँ पर 20 किलोमीटर वॉक दे दिया है। 2 इवेंट होते हैं, 50 किलोमीटर जो है तो पुरुषों में होता है, और 20 किलोमीटर जो होता है वो महिलाओं में होता है। तो देखिए अब यहाँ पर वॉक जब हमने बात करी कि 10 से और 20 किलोमीटर का रिलेशन निकला कि नहीं निकला, तो अब मैं यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दूं। क्रॉस कंट्री रेस की जो परिभाषा होती है, या क्रॉस कंट्री रेस की जो थीम बताई गई है, वह थीम ये बताई गई है कि यह ओपन एयर कोर्सेज के अंदर और नेचुरल टेरेन या सरफेस के ऊपर यह की जाती है, जिसके अंदर ट्रैक के ऊपर बाउंडेशन होती है। अब सरफेस जो है वो कैसी भी हो सकती है, ग्रास भी हो, अर्थ भी हो, लकड़ी की भी हो, हिल्स पर भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, ये टीम के साथ भी हो सकती है। तो क्रॉस कंट्री की थीम कैसी बताई है? क्रॉस कंट्री की थीम इन्होंने बताई है कि यह एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक पर और रोड रनिंग भी है। मोटी बात को की पॉइंट कीजिएगा, जब हम लोग क्रॉस कंट्री करते हैं तो क्रॉस कंट्री का मतलब यह है कि यह अम्ब्रेला स्पोर्ट्स आता है। अम्ब्रेला स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के अंदर एक अम्ब्रेला स्पोर्ट्स आता है। एथलेटिक्स में अम्ब्रेला स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जिस तरह से छाता खुलता है, छाता क्या करता है? हमको प्रकृति से बचाता है, लेकिन प्रकृति के नजदीक भी रखता है। बारिश से बचाता है, लेकिन बारिश के अंदर भी रखता है। सेम ऐसे कैसे क्रॉस कंट्री जो रेस है, यह एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है, जो रोड रेस होती है। यह हमको रोड से तो बचाती है, लेकिन रोड पर ही संपादित कराई जाती है। तो 20 किलोमीटर वॉक की हम बात कर रहे हैं, रिलेशन हमसे जोड़ रहे हैं। वॉक क्रॉस कंट्री की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसे दौड़, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में, दौड़ के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में चाल है, इसलिए 50 किलोमीटर पैदल चाल, 20 किलोमीटर वॉक, दोनों चाल हो गई है। दौड़ या रनिंग ये नहीं कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है साइकिल रेस। साइकिल रेस, साइकिलिंग या साइकिल रेस की परिभाषा भी लगभग क्रॉस कंट्री जैसी होती है। इसके लिए भी कहा जाता है कि विभिन्न डिटरमाइन जो लेंथ की या डिस्टेंस की रेसेज हैं, उन्हें प्रकृति के समीप रोड पर संपादित कराया जाए। ये भी कभी ट्रैक पर नहीं होती है। बेसिकली बहुत सी साइकिल रेसेज जो है आजकल साइकिलिंग ट्रैक पर होती है, लेकिन जब भी हम क्रॉस कंट्री दौड़ का संदर्भ लेते हैं तो वह साइकिल रेस के रूप में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए साइकिल रेस चूंकि यह साइकिल के ऊपर संपादित की जा रही है, तो साइकिल के ऊपर जब संपादित की जा रही है तो यह तो दौड़ की श्रेणी में आई तो सही, लेकिन ये साइक्लिंग, रनिंग नहीं आई, साइक्लिंग हो गई, मतलब साइकिल की रनिंग हो गई, तो यह भी दौड़ के रूप में नहीं आ सकती। अब आइए फॉर्टलैक ट्रेनिंग के ऊपर, अंतिम ऑप्शन सटीक उत्तर है, सही उत्तर है। फॉर्टलैक ट्रेनिंग की खोज गोस्टा होल्मर ने की थी और इसका नाम स्पीड प्ले दिया था, और यह चूंकि क्रॉस कंट्री रनर्स के ऊपर संपादित की गई थी। चूंकि गोस्टा होल्मर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के, क्रॉस कंट्री टीम के कोच थे और बेसिकली सेना से जुड़े हुए थे। वो देखते थे कि सेना के नौजवानों को जब मैं ट्रैक के ऊपर क्रॉस कंट्री वगैरह कराता हूँ तो ये लोग उतना इंटरेस्ट लेते नहीं है जितना कि लेना चाहिए। एक दिन उसने क्या किया कि उसने एक हिल देखी जो उन्हीं के आर्मी एरिया के पीछे थी। उसने अपने एथलीट से ये कहा कि जाइए और उस हिल का चक्कर काट कर आइए। तो वंडरफुल वे में, आश्चर्यजनक तरीके से एथलीट्स ने उस टास्क को बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर पूरा कर दिया। तो गोस्टा होल्मर ने इसको स्पीड प्ले शब्द नाम दे दिया। स्पीड प्ले एक स्वीडिश शब्द है और बेसिकली वो स्वीडन को बिलोंग करते थे, क्योंकि बाद में वहां शिफ्ट हो गए थे। तो स्पीड प्ले जब शब्द दिया तो इसको लोगों ने नाम जो है संशोधित कर दिया, और जो पीछे उनका हिल एरिया था
जिसे फाटलैंड कहते थे, वहाँ एक लेक भी थी, तो इन्होंने फाटलैंड के साथ लेक का नाम जोड़कर इसे फॉटलैक ट्रेनिंग दे दिया। और इस तरह से फॉटलैक ट्रेनिंग की जो आधारशिला रखी गई थी वो क्रॉस कंट्री दौड़ के आधार पर ही रखी गई थी। तो आज भी अगर हम लोग फॉटलैक ट्रेनिंग कराते हैं तो उसका उद्देश्य नेचुरल एरियाज के अंदर, नेचुरल हिल के अंदर, सड़क के अंदर और एक लंबी दूरी की दौड़ को संपादित कराने का होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है फाटलैक ट्रेनिंग, क्योंकि फाटलैक ट्रेनिंग की खोज जो है वो क्रॉस कंट्री के धावकों के ऊपर ही की गई थी। क्रॉस कंट्री के रनर्स को एक टारगेट दिया गया था, उसी से फाटलैक ट्रेनिंग का नाम पड़ा, स्पीड प्ले। और आज भी जब हम क्रॉस कंट्री कराते हैं तो फाटलैक का संपादन जो है वो क्रॉस कंट्री के लिए या लंबी दूरी की दौड़ के लिए ही कराया जाता है। इसलिए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्रॉस कंट्री रेस इज फाटलैक ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फाटलैक ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण की यूनिट से लिया गया प्रश्न है। स्पोर्ट्स लर्निंग, खेल सीखना, खेलों में अधिगम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न दिया है खिलाड़ी सर्वोत्तम सीखता है। खिलाड़ी को सब्जेक्ट बनाया है और क्रिया क्या है, सीखना। लेकिन सबसे बेस्ट कहां से सीखता है, तो देखिए मैथ से, प्रदर्शन से, करके, अनुकरण से। तो देखते तो सीखता तो सभी से है, लेकिन सबसे बेस्ट या सबसे ज्यादा किसमें से सीखता है, यह इसने प्रश्न के अंदर फोकस किया है। हम उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है मैच से। देखिए एक खिलाड़ी अगर वो प्रदर्शन केवल अपने घर में कर रहा है, एक खिलाड़ी जो अभ्यास के अंदर तो डेली 9.58 का समय निकाल रहा है, लेकिन जब मेन टारगेट आया और मेन टारगेट में वो यूसेन बोल्ट के साथ दौड़ा तो उसने समय निकाला 10 सेकंड का। प्रैक्टिस में तो वह बहुत तगड़ा अफलातून था, प्रैक्टिस के अंदर तो उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, कई बार प्रैक्टिस में घर में उसने रिकॉर्ड तोड़ा। कहने का मतलब देसी भाषा में कह सकते हैं घर का शेर दूसरे की गली में जाके वो कुत्ता बन जाता है। तो घर का शेर दूसरे की गली में कुत्ता बन गया। तो अगर खिलाड़ी मैच के अंदर परफॉर्म करता है तो उसे सीखने को मिलता है कि जब हम लोग किसी टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हमारे ऊपर काम करते हैं, जिन्हें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें साइकोन्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें सोशल फैक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें इमोशनल फैक्टर्स कहा जाता है। ये सारे फैक्टर्स हमारे शरीर के व्यक्तित्व के तीनों डोमेन्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन को, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता, भावनाओं को काबू में करने की क्षमता गड़बड़ हो जाती है। इससे हमें एंजाइटी आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर एक तनाव पैदा हो जाता है, जिस तनाव की वजह से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो गड़बड़ हो सकती है। यह चीज खिलाड़ी मैच के अंदर ही सीख पाता है कि प्रैक्टिस में तो मैं डेली 100 गोल मार रहा हूं खाली गोल पोस्ट पे, लेकिन जब मैच में खेलने गया सामने मेरे बराबर का खिलाड़ी आया या मेरे घर के 5 साल के बच्चे को तो ड्रिबल करके मैं 10 गोल मार दूंगा, लेकिन मैच में जब मेरे सामने मेरा जैसा ही खिलाड़ी आया तो क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि भैया मैं कितने पानी में हूं। तो मैच से खिलाड़ी जरूर सीखता है, उसका यह पता लगता है पोटेंशियल कितना है और वह क्या कर रहा है। दूसरा प्रदर्शन से, तो देखिए मैच से और प्रदर्शन से दोनों आपस में इंटरलिंक है। मैच में खिलाड़ी प्रदर्शन ही तो करता है, अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो वह ये लेसन गेन करता है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, और अगर उसने बुरा प्रदर्शन किया तो वह सीखता है कि मेरा जो लेवल है अभी वो बहुत डाउन है। तो मैच और प्रदर्शन दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों को आप लोग एक साथ सही मानिए और ये दोनों अभी तक सही है। तीसरा आता है करके, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। करके का मतलब है डूइंग, और देखिए सबसे बड़ा फंडा फिजिकल एजुकेशन गेम्स स्पोर्ट्स में चलता है लर्निंग बाय डूइंग। मैच में खिलाड़ी प्रदर्शन करता है, ऊपर के दो ऑप्शन आप पकड़िए। मैच में खिलाड़ी प्रदर्शन करता है, किसी और से करवाता है या स्वयं करता है, स्वयं करता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं जब वो करता है तो उसे पता लगता है कि आज के मैच में मेरा प्रदर्शन कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, इसका मतलब मैंने मेहनत अच्छी करी है, बहुत डाउन रहा, इसका मतलब मेरा लेवल फुद्दू खिलाड़ी का है। तो स्वयं खिलाड़ी को लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना कहते हैं। इसे शारीरिक शिक्षा या खेलों का सर्वोत्तम मेथड कहा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि एक खिलाड़ी के लिए अभ्यास में निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम हो सकती है, अगर प्रश्न चेंज कर दिया जाए कि एक खिलाड़ी के लिए निम्न में से अभ्यास में से सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है, तो आपको सदैव ऑप्शन जो देना है वो लर्निंग बाय डूइंग देना है। कैंप के अंदर अगर आता है कि कैंप का उद्देश्य खिलाड़ी को क्या सिखाना होता है, तो कैंप का उद्देश्य भी है लर्निंग बाय डूइंग। ट्रेनिंग का अगर आता है कि ट्रेनिंग के अंदर कोच खिलाड़ी पर प्रयोग करता है, उससे खिलाड़ी का क्या उद्देश्य सार्थक सिद्ध होता है, तो वहां भी इसका उत्तर आएगा लर्निंग बाय डूइंग।
एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर ये पूछा जाता है कि मानव कार्यकी को पढ़ने से कि एक शारीरिक शिक्षक के ऊपर क्या यथार्थ या सार्थकता सिद्ध होती है, तो यही है लर्निंग बाय डूइंग। हम अपने हृदय की धड़कन को स्वयं महसूस करते हैं। मैक्सिमम एचआर 220 माइनस एज है, रेस्टिंग एचआर 72, करंट एचआर या फिर मैं कहूँ वार्म अप एचआर, प्री वार्म अप एचआर, ये स्वयं हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग अगर ऑप्शन कहीं भी आता है वह समस्त, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के किसी भी सिलेबस में लर्निंग बाय डूइंग कहीं आता है तो वह सर्वाधिक सटीक उत्तर होने के चांस होंगे। इसको मैं केवल इसी यूनिट के नहीं कह रहा हूँ, किसी भी यूनिट में आप करके देख लेना। अगर पूछा जाए कि एक खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है तो ओलंपिक में भाग लेकर वह क्या दिखाना चाहता है, तो यही तो दिखाना चाहता है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, लर्निंग बाय डूइंग। तो इन सारी चीजों को आप समझिएगा, लर्निंग बाय डूइंग जहां आता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लर्निंग बाय डूइंग। चौथे ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं, अनुकरण। अनुकरण को इमिटेशन कहा जाता है, नो डाउट इमिटेशन भी शामिल होता है। इमिटेशन जब हम लोग लेसन प्लान लेते हैं तो एक बार बच्चों को हम लोग लेसन प्लान के अंदर डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं, बच्चा उसको देखकर स्वयं करता है, इसे अनुकरण कहा जाता है। लेकिन बच्चा जब करता है तो एज इट इज नहीं कर पाता, वो जब करता है तो स्वयं करता है। अनुकरण तो उसने कर लिया, लेकिन वो जब स्वयं करता है तो लेसन प्लान लेने वाला या कोच उससे कहता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसे रेक्टिफाई कर लो। इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग स्वयं करके सीखता है। और आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक बच्चे के सामने इतनी सारी चीजें रखी हुई है, वह स्वयं एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्वयं सीख रहा है कि किस तरह से मुझे ये बनाना है, बिगाड़ना है, क्रिएट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। लर्निंग बाय डूइंग किसी भी ऑप्शन के अंदर आए आपको याद रखना है, सर्वोत्तम सटीकता के चांसेस उसी में होंगे। प्रश्न संख्या 9, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण विधियों से लिया गया टॉपिक है, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखिए बड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जब टिपिकलनेस की बात आएगी तो यहाँ मैं अभी आपको सिद्ध कर दूंगा कि ये प्रश्न जो है क्यों टिपिकल होता है। देखिए कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, क्रिया विभाजन, ए व ब दोनों ही नहीं है। ठीक है, ए व ब दोनों ही नहीं है। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन, जिसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल भी कहा जाता है। यह सरल से जटिल शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत होता है। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत होता है कि बच्चा जब आपके पास पहली बार आए तो उसे सरलतम क्रिया कराएं, जिससे क्रिया के प्रति उसका इंटरेस्ट पैदा हो, और इंटरेस्ट जब पैदा हो तो वह आगे चलकर और अच्छा करने की तरफ बढ़े। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसे ग्रेजुअल इंक्रीमेंट कहा जाता है, इसे प्रोग्रेसिव उन्नयन कहा जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर इसे प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब उन्नयन का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन उन्नयन का सिद्धांत जब हम लोग बात करेंगे तो उन्नयन खिलाड़ी में प्रोग्रेशन दो तरह से किया जाता है, स्टेप मेथड से और लीनियर मेथड से। स्टेप मेथड से हम लोग क्या करते हैं, स्टेप मेथड में हम लोग डे बाय डे लोड बढ़ाते जाते हैं। लीनियर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीक बाय वीक लोड बढ़ाते हैं। दोनों ही विधियों को सर्वोत्तम माना है, लेकिन डे बाय डे लोड बढ़ाने से खिलाड़ी अपने आप को परेशान महसूस करता है। यही शिक्षण में होता है। अगर आप प्रतिदिन कठिनता का स्तर बढ़ाते जाएंगे तो वह बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से लीनियर मेथड के अंदर वीक बाय वीक कोर्स बढ़ाया जाता है, लोड बढ़ाया जाता है, खिलाड़ी ज्यादा सीख पाता है। तो मोटी मोटी बात आप समझिएगा, सरल से कठिन जो है, सरल से कठिन शिक्षण का सूत्र नहीं है, यह शिक्षण का सिद्धांत है कि बच्चा आपके पास आए, पहले उसे सरल चीज सिखाएं, फिर उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन करके कठिन चीज सिखाएं। तो यह क्या है, यह शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात, यह शिक्षण सूत्र है, क्योंकि शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, बच्चा जब आता है हम उसे पहले कौन सी चीज कराते हैं, जो वो जानता है। फिर जो वो चीजें जानता है, तो हम लोग जब हम क्लास पहली के अंदर आए थे, तो पहली में आए थे तो हमारे माँ बाप ने हमें पहले ही सिखा के भेजा था, ए ब स द ए बी सी डी 1 2 3 4। तो टीचर ने क्या किया, इन चीजों को हमको बताया। फिर जो चीजें अज्ञात थी, जो हमें पता नहीं थी, क्या जिंदगी में हमने सोचा था केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, बायोमैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, या इस तरह से कोई प्रोफेशनल चीजें पढ़ेंगे? नहीं, हमें पता ही नहीं था। तो शिक्षण के अंदर सदैव यह सूत्र होता है कि जो चीज ज्ञात है उसका रियलाइजेशन कराओ, और जो अज्ञात है उसकी तरफ आप तीव्रगामी गति से बच्चे को या विद्यार्थी को बढ़ाओ। यह शिक्षण का सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आएंगे, मुझे पता है। यही शिक्षण का सूत्र है कि जो चीज ज्ञात है उसे तो बताओ और अज्ञात की तरफ लेकर जाओ। क्रिया विभाजन बिल्कुल सही है, शिक्षण सूत्र यही है। क्यों? देखिए ये भी शिक्षण सूत्र है। जब आप
स्कूल के अंदर जाते हैं, वहाँ 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 8 पीरियड होते हैं, पूरे दिन एक ही एक्टिविटी नहीं चलती। चाहे फिजिकल एजुकेशन का अगर आपका बीपीएड एमपीएड आप कर रहे हैं तो 1 पीरियड हॉकी का, 1 फुटबॉल का, एक रोटेशन चलता रहता है। यह क्रिया विभाजन कहलाता है। क्रिया विभाजन क्या होता है कि आप स्कूल के अंदर गए, प्रथम पीरियड हिंदी का, द्वितीय पीरियड अंग्रेजी का, तृतीय पीरियड जो है आपका गेम्स का, चौथा पीरियड आपका गणित का हो गया, रिसेस आ गया, 5th पीरियड सामाजिक विज्ञान का हो गया। इससे क्या होता है कि खिलाड़ी को विद्यार्थी को वैरायटी ऑफ सिलेबस और वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड्स, ये दोनों चीज मिल जाती है। अगर हम एक ही व्यक्ति को एक ही चीज कराते रहें तो वह नीरसता या बोझिलता की श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए विद्यालयों के अंदर अलग अलग कालांश बांटे जाते हैं, क्रिया को विभाजित कर दिया जाता है। संपूर्ण सिलेबस को एक दिन में ना कराकर 1 साल में कराया जाता है। संपूर्ण सिलेबस को 1 साल में 1-1 महीने के अंदर 3-4 टर्म्स टेस्ट आते हैं। टेस्टों के एक बार ही एग्जाम नहीं लेते हैं, 4 टेस्ट लिए जाते हैं, FA1, FA2, SA1, SA2। यह क्रिया विभाजन है ताकि हम लोग सरलतम तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आपने 2 चीज देख ली कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण का सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना, और टुकड़ों में पाठ्यक्रम को विभाजित करना, टुकड़ों में टेस्टों को संपादित करना, क्रिया विभाजन है। तो इसने पूछा है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो देखिए ए और ब दोनों ही नहीं है। ऑप्शन दे क्या रहा है, ए और ब दोनों ही नहीं है, लेकिन ब ज्ञात से अज्ञात तो शिक्षण सूत्र है। हमने पहला ऑप्शन क्या पढ़ा, सरल से कठिन। सरल से कठिन शिक्षण का सिद्धांत है, टीचिंग का प्रिंसिपल है, यह शिक्षा का सूत्र नहीं है। इन चीजों को आप समझिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सरल से कठिन। और इसका मोटी मोटी बात आप समझिए, यह शिक्षण का सूत्र नहीं है, यह फॉर्मूला नहीं है, यह सरल से कठिन शिक्षण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। अंतिम प्रश्न टेस्ट पेपर 9 पार्ट 2 का क्वेश्चन संख्या 10 और सुमेलित करो का प्रश्न है। मैंने आपको बता रखा है सुमेलित करो का जो प्रश्न है बहुत टिपिकल होता है, अपने आप में बहुत जटिल होता है। एक भी अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। दिखने में यह लगता है एक प्रश्न है, लेकिन होता कितने प्रश्नों का समावेशन है, 4 का। तो देखिए यह ऑप्शन अपने आप में या यह प्रश्न अपने आप में बहुत टिपिकल होने को जा रहा है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तिगत ये शब्द 2 बार रिपीट होकर आ रहे हैं। तो देखिए सुमेलित करो में ABCD, व्यक्तिगत विभिन्नता, खेल, क्रीड़ा और विभिन्नता, ये 4 चीजों को, सब्जेक्ट को हमको सुमेलित करना है। किससे करना है, ऑप्शन दे रखे हैं, व्यक्तिगत, शारीरिक, उल्लास और थकान। बड़ा टिपिकल हो जाता है इनको सॉल्व करना। तो टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो इसका मिलान हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा, मिलान नहीं कर पाएंगे, तो पहले अर्थ को समझ लो। शारीरिक शिक्षा के अंदर शब्दों का सारा खेल है। अगर आपने शब्दों को क्रैक कर दिया, मैं ये कहूँ शारीरिक शिक्षा नहीं, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, किसी भी वस्तुनिष्ठ एग्जाम के अंदर शब्दों का ही सारा खेल है। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता ये कह रहा है, और व्यक्तिगत विभिन्नता को देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, समझिए इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, यह शारीरिक शिक्षा के अंदर एक टॉपिक होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस में पुरुष और महिला की विभिन्नता, क्यों पुरुषों का इवेंट अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। पुरुषों के लिए 110 मीटर हडल होती है तो महिलाओं के लिए 100 मीटर हडल ही क्यों होती है, इसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। महिलाएं जिम्नास्टिक में अच्छा क्यों कर पाती हैं, पुरुष जो हैं वो थ्रोइंग जैसे इवेंट्स के अंदर ज्यादा अच्छा क्यों कर पाते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता देखिए किसके ऊपर होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता जब मैंने अभी आपसे बात करी कि क्यों 100 मीटर हडल, 100 मीटर हडल, जिम्नास्टिक खेल, या तो शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भगवान ने हमारे अंदर कुछ विभिन्नताएं बनाई हैं, जिसके आधार पर हम लोग एक दूसरे में डिफरेंसेस करते हैं। वो शारीरिक क्षमताएं क्या हैं, महिलाओं में स्तन का होना, पुरुषों में स्तन का ना होना। महिलाओं में जननांग ग्रंथि का जो है, जन्म उत्पन्न करने वाली ग्रंथि का जो है योनि का होना, पुरुषों के अंदर लिंग का होना। तो ये शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं जो व्यक्तिगत होती है। तो ऑप्शन ए का सही उत्तर है 2, व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक होती है, महिला और पुरुष के आधार पर आधारित होती है। दूसरा आइए खेल। तो देखिए खेल जो होता है, ये एक टॉपिक रिक्रिएशनल की थ्योरी के अंदर, मनोरंजन के चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। खेल को प्ले कहते हैं, और मैं पहले के भी यूनिट्स के अंदर आपको बताता हूँ। ऊपर देखिए जो आई बटन्स आ रहे हैं, इसके अंदर आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। पुराने लेक्चर्स मैं आई बटन के अंदर वही डालता हूँ जो ऊपर देखिएगा अभी आ रहा होगा कि जो आई बटन के अंदर लेक्चर आ रहा है वो इसका रिलेशन रखे। खेल एक निरुद्देश्य क्रिया होती है, खेल एक
उल्लास की क्रिया होती है, खेल खेल की क्रिया होती है, खेल मनोरंजन की क्रिया होती है, खेल थकान को दूर भगाने की क्रिया होती है। और जॉन डीवी ने तो कहा है प्ले इज लाइफ, खेल ही जीवन है, बच्चे के लिए खेल। अब बच्चे को आपने कभी देखा वो खेल में क्या करता है? किलकारी मांगता है, चीखता है, चिल्लाता है। या आप लोगों ने हमको देखा है जब अपन लोग कभी ताश खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो हमको क्या महसूस होता है? हमें चीयरफुलनेस आती है, जिसे उल्लास कहा जाता है। तो खेल का जो संबंध है वह सीधा सीधा उल्लास से है। इस तरह से ऑप्शन बी के अंदर मिलान होगा 3 से, खेल उल्लास से संबंधित होगा। इसके बाद आइए क्रीड़ा। क्रीड़ा को कहा जाता है स्पोर्ट्स। देखिए जब भी कभी हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन बनते हैं, व्यक्तिगत और थकान। तो क्रीड़ा जब हम लोग कभी करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नो डाउट व्यक्तिगत होती है, लेकिन जब भी हम वार्म अप करते हैं तो वार्म अप जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर नहीं होता है, वार्म अप सामूहिक होता है। लेकिन वार्म अप करने से हमको थकान जरूर आती है। तो क्रीड़ा का जो मिलन यहाँ पर होगा, क्रीड़ा की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से हमको फटीग आती है, थकान आती है, जो 2 तरह की होती है, मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग। मेंटल फटीग ही फिजिकल फटीग का आधार बनती है। पहले सदैव मेंटल फटीग पैदा होती है, मानसिक थकान पैदा होती है, वही शारीरिक थकान को जन्म देती है। और अंतिम ऑप्शन बचा डी। डी है विभिन्नता। और विभिन्नता जैसा कि पहला ऑप्शन आपने पढ़ा, विभिन्नता व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत मतलब कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, ये व्यक्ति की अपनी अपनी स्वयं की स्पेशलिटी या कैपेबिलिटीज होती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोग दोबारा मिला लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक होती है, महिला और पुरुष की। खेल जो है वो एक मनोरंजक क्रिया होती है, उल्लास लाती है। क्रीड़ा से थकान आती है। और विभिन्नता इंडिविजुअल फैक्टर होता है, व्यक्तिगत होता है। काला गोरा, लंबा मोटा, पतला छोटा मोटा, ये सब इंडिविजुअल होता है। तो इसका सही उत्तर है से 2 3 4 1। आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें, शेयर करते चलें। लाता रहूंगा मटेरियल, कॉपी में नोट डाउन करते चलें। नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे भैया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, फिर तैरने की कोशिश करोगे। इससे पहले अभी नोट डाउन करना शुरू कर दो, चुटकियों में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। करना आपको है, कराना मुझे है। मैं आनंद के साथ कर रहा हूँ, डेली 3-4 लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आप मत लिखना। नुकसान किसका है? आपका। फायदा किसका है? किसी का नहीं। आपका नुकसान है तो मेरा भी तो नुकसान है, मेरा भी तो उद्देश्य खत्म हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लिखो।